नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था की और निवेश की चुनौती की। निवेश की चुनौती को कैसे खत्म किया जाए, इस देश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को लुभाया जाए, बढ़ाया जाए, इस दिशा में पिछले कुछ सालों से लगातार काम हो रहे हैं। इसी क्रम में अब देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अमेरिका की ओर देख रहे हैं। 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस यात्रा के बाद विदेशी निवेश के लिहाज से, खासतौर से अमेरिका की तरफ से आने वाले निवेश के लिहाज से कुछ बेहतर कदम आगे बढ़ते दिखेंगे, खासतौर से ढांचागत विकास के क्षेत्र में। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव है, यही समझने की कोशिश होगी आज लोकमंच में। तो दरअसल में जब हम निवेश की चुनौतियों की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी सवाल भी हैं जो हमारे सामने आते हैं। मसलन जब हम निवेश की बात कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, निवेश की ज़रूरत की बात कर रहे हैं, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वास्तव में भारत में निवेश के लिए वो माहौल बन पा रहा है या नहीं, जिसकी ज़रूरत लगातार बताई जाती रही है। कुछ बुनियादी बातों की ओर अगर हम नज़र डालें तो हमें स्थिति स्पष्ट नज़र आती है। मसलन हमारे देश में जो मंद अर्थव्यवस्था है, उसके चलते बेरोजगारी की स्थिति लगातार बढ़ती दिख रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ अगर इसी दिशा में आगे बढ़ने की बात करें तो मौजूदा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकार बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने की उम्मीद की जा सकती है या नहीं, और अमेरिका की यात्रा इस दिशा में कितनी मददगार हो सकती है? ये कहा जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि खनन, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में जो विकास दर है वो बहुत धीमी है अपेक्षा के मुकाबले। हालांकि कृषि क्षेत्र की बात करें तो इंद्रदेव की मेहरबानी किस हद तक सफल रह पाती है, ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे की एक बड़ी जरूरत, जिसके लिए जानकार कह रहे हैं अगले 5 साल में 18 लाख करोड़ की जरूरत होगी। और सबसे अहम बात, जो आर्थिक मामलों से जुड़े विधेयक हैं, उनका भविष्य क्या? क्योंकि आप अमेरिका की तरफ तो बात कर रहे हैं, अमेरिका से तो आप बात कर रहे हैं इस देश में विदेशी निवेश बढ़ाने को लेकर, लेकिन नीतिगत स्तर पर, विधेयकों के स्तर पर आपको क्या कुछ कदम उठाने हैं, इस पर भी विचार करना होगा। इस लिहाज से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, जिन सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे लोकमंच में। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वित्त मंत्री के अमेरिकी दौरे से भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकेगा। ये एक बुनियादी बात है कि क्या कुछ इस यात्रा के मायने हैं, क्या वास्तव में हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिका भारत में आखिर निवेश क्यों करे, इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है अमेरिका को, जिसके बाद वो ये विचार करे कि हाँ, भारत के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश ज़रूरी है। क्या वास्तव में भारत में निवेश का वो माहौल बन चुका है जिसकी बात जानकार लगातार करते आ रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन्हीं सबको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में बुनियादी ढांचे की ज़रूरत के लिए जो ज़रूरी रकम बताई जा रही है, खासतौर से 12वीं पंचवर्षीय योजना में, क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में? और क्या विदेशी निवेश के बाद विकास की जो देश में दर है, आर्थिक विकास दर है, क्या उसमें भी कुछ सुधार देखा जा सकता है? क्या विकास दर को हम निवेश से जोड़कर देख सकते हैं, और जो विकास होगा क्या उससे रोजगार भी पैदा होगा? क्या इसकी भी उम्मीद की जा सकती है या नहीं? ऐसे ही कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे लोकमंच में। 4 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर राम उपेंद्र दास। आप RIS से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं। क्या कुछ मायने हैं विदेशी व्यापार के, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा, आप CEO हैं लोकसभा टेलीविजन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे SK जिंदल साहब, आप निवेश कमेटी जो ASSOCHAM की है उसके अध्यक्ष हैं, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मायने हैं इस यात्रा की, चर्चा की। तो लेकिन प्रोफेसर जोशी, क्या आपको भी लगता है कि FDI के मुद्दे पर या खासतौर से ढांचागत विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम वास्तव में विदेशी निवेश की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, आप तात्कालिक रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। आप अगर निवेश करेंगे तो अगले 10-20 साल के लिए आप निवेश करेंगे। ऐसी स्थिति क्या आपको नजर आती है भारत और अमेरिका के बीच में? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो FDI है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल के लिए, देश के लिए अच्छा है, और इस संबंध में सरकार ने बहुत सारे फैसले भी लिए हैं। और अमेरिका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 19.5
परसेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का उसका टोटल जीडीपी बैठता है और हमारा लगभग 5%. सो यूएस हैज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर टू इन्वेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. और हमारी और अमेरिका की जो कंपेटेबिलिटी है वो बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, क्योंकि हमको जो चाहिए अमेरिका के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से उनके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि भाई एवरीथिंग इज वेरी वेरी कॉस्ट इनइफेक्टिव, बिकॉज सो फार द अमेरिकन कस्टमर बिकॉज ऑफ वेरी हाई इनकम दे वर नेवर वरीड अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे वर मार्केटिंग. तो उससे उनको इंडिया की लो कॉस्ट इकोनॉमी चाहिए और हमको उसके साथ में हाई टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमको अमेरिका से मिलेगी. तो उसके हिसाब से ये मेरे ख्याल से अत्यधिक जरूरी है कि अमेरिका को हमने किया. अमेरिका के कुछ बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ये इज कि पॉलिसी का एनवायरनमेंट देश में बनाना, और पॉलिसी के अलावा जो दूसरा मार्केटिंग में दूसरी चीजें हमारे यहाँ होती हैं जिसको पैकेजिंग पार्ट ऑफ कहते हैं, कि उसको ये परसेप्शन होना चाहिए कि पॉलिसी की एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और डिसीजन मेकिंग की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी, उससे वो निवेशक यहाँ पे इन्वेस्ट करे. और सबसे अहम मुद्दा ये कि एक व्हाई एन अमेरिकन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. द बेसिक थिंग इज इन्वेस्ट इन इंडिया ए बिकॉज it's a big market, and B because it's a location for low cost production of the products. So India can be made a hub for manufacturing, and products from India can be exported by the American companies across the world. और ये इस समय अत्यधिक जरूरी इसलिए है क्योंकि चाइना के अंदर एक क्या हुआ है कि ओवर द ईयर्स उनके क्या हुआ है कि बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वाज वेरी लो, बट लेबर इज नॉट वेरी चीप नाउ इन चाइना. तो लेबर की प्रोडक्टिविटी वहाँ जरूर ज्यादा है, बट कॉस्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग. और हिंदुस्तान के अंदर अभी भी कॉस्ट ऑफ लेबर is very less. The India we have a problem of productivity, but at the same time अगर even आप जो investment is for a long term decision, तो आप अगले 30 साल का देखो तो चाइना के अंदर अगले 30 साल में जब पॉपुलेशन की ग्रोथ लगभग 1.3 1.4 कम होने वाली है और हिंदुस्तान में 38% बढ़ने वाली है, तो हमारी लेबर में कॉम्पिटिटिवनेस अभी मेंटेन रहने वाली है. सो इंडिया इज ए ग्रेट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका. द अदर थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड देयरफॉर इट्स अ गुड स्टेप दैट द फाइनेंस मिनिस्टर इज. ठीक बात, लेकिन वो निवेशकों को भारत की ओर लुभाने के लिए क्या वास्तव में इस यात्रा से कुछ सकारात्मक उपलब्धि की उम्मीद की जा सकती है या नहीं? प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले एफडीआई को लेकर जो तमाम नीतियां सामने आ रही हैं. मायाराम कमेटी की सिफारिशें सामने आ चुकी हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भी जो तमाम संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें आप एफडीआई पर विचार कीजिए, जिसमें रक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं. लेकिन क्या आपको लगता है नीतियों के स्तर पर इतना आसान होगा कि आप बीमा, पेंशन, रक्षा, एविएशन, इन सारे मामलों पर एक बेहतर नीति के साथ सामने आ सकें? बेहतर नीति का मतलब निवेशकों के लिहाज से जो उन्हें बेहतर लगे. देखिए, ये मायाराम कमेटी की जो सिफारिश है इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर निवेश आता है, जैसे डिफेंस सेक्टर में आता है, तो उससे हिंदुस्तान के डिफेंस का ही इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट इंडिया कैन बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड दीज प्रोडक्ट्स कुड बी एक्सपोर्टेड. तो ये तो इसका एक पहलू है. दूसरा इसका पहलू इन सेक्टर्स की संवेदनशीलता है, और इन सेक्टर की संवेदनशीलता है या उसकी कुछ रणनीति से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं. तो इसके कारण डिफेंस के अंदर देश के नागरिकों से और आर्मी से थोड़ा सा उसका विरोध होना स्वाभाविक है. सर, खुद रक्षा मंत्री आपत्ति जता चुके हैं. वो उनका आपत्ति जताना ठीक है, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है कि फाइनेंस की अपनी प्रायोरिटीज हैं या कॉमर्स की अपनी प्रायोरिटी हैं, तो उसकी वो प्रायोरिटी, तो उसका हमको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा और उसका बैलेंस देख के देखना पड़ेगा कि कैसे है. अच्छा, इसके अंदर ये कि केस बाई केस प्रपोजल की अप्रूवल वाली जो बात है वो थोड़ी समझ में आती है. अभी हिंदुस्तान के आप देखिए रक्षा के अंदर जैसे आपके एयरक्राफ्ट है या डिफेंस के आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, 80% हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं. तो वो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली. हिंदुस्तान अब चाइना के अंदर आप देखिए कि अमेरिका इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, FDI in technology intensive products. तो अमेरिका will always be interested in giving you technology intensive product. अच्छा, डिफेंस में भी ऐसा ही है कि अच्छा फिर डिफेंस के अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी है, इजराइल की अपनी टेक्नोलॉजी है, तो हमको भी देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमको बिल्कुल. लेकिन इन सब जोशी, कैसे हम उम्मीद करें कि जो भी निवेशक है वो आएगा और हमारे बुनियादी ढांचेगत जो क्षेत्र हैं उनमें आकर निवेश कर देगा हमारे लक्ष्यों के हिसाब से? रेलवे में
2020 तक 14 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत थी, जिसका 65% हिस्सा इसी तरीके से निजी पीपीपी मोड के जरिए जुटाया जाना था। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस मंत्रालय का मंत्री हर 2 महीने में बदला जा रहा हो, वहां वास्तव में हम 14 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे? देखिए, सरकार की स्टेबिलिटी और पॉलिसी की कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है निवेशक, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन, उनके लिए निवेश करने के लिए जी। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्पष्ट है कि जैसे रेलवे के अंदर आपने बताया कि बार बार मंत्रालय परिवर्तित होते रहे, मंत्री बदले, मंत्री के बदलने से अधिकारी बदले, तो उससे कोई निवेश का माहौल तो बनता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा, जैसा कि अभी राजीव जी ने बहुत ही स्पष्ट बताया कि एफडीआई के ऊपर सरकार थोड़ी सी ज्यादा त्वरित हो गई है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। अब एफडीआई के, अब आप एफडीआई के अंदर अगर आप देखिए तो एफडीआई कॉन्स्टिट्यूट ऑन नॉट मोर देन 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, 95% कम्स ओनली फ्रॉम इंडिया। तो हम तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है वो रेलवे के अंदर भी पीपीपी मोड के लिए, तो लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो माहौल बनाने की जरूरत है और उस माहौल के लिए कंटिन्यूटी की जरूरत है। सवाल भी है प्रोफेसर जोशी कि आप विदेशों के दौरे भले ही करें, आप भले ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करें, उनसे अपील करें कि आप आइए भारत में निवेश कीजिए, लेकिन जो कम से कम भारतीय निवेशक हैं, पहले आप उनके बारे में सोचिए। नीतियों के स्तर पर जहां जहां आपको बदलाव लाना है आप उस पर विचार करें, जहां जहां आपको पारदर्शिता लानी है आप उस पर विचार करें, उसके बाद तस्वीर बेहतर हो पाएगी। नहीं, वो तो निश्चित रूप से है कि अमेरिका का जो बेसिकली जो निवेश है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं है, उनका टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्षेत्र में है। तो ये और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जरूरत है, ये एक अलग चीज है। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप भारत की और चाइना की अगर आप रेल को भी देखो तो उनकी 300 किलोमीटर की स्पीड है, हमारी स्पीड 100 से ऊपर नहीं बढ़ रही है। बिजली की जहां तक बात है, बिजली की जहां तक बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया की आबादी बिना बिजली के रहती है। 70-72 करोड़ लोगों के पास हिंदुस्तान में बिजली नहीं है। ये तब है जब हमने 2012 में सबको बिजली देने का वादा किया। अच्छा, पेट्रोल का जहां तक सवाल है, ऑयल एनर्जी का हमारी डिपेंडेंस 80-85% बाहर के मार्केट में, तो इन सबके अलग अलग सॉल्यूशंस है। अब विदेश का दौरा, जो अमेरिका वाली जो बात है, अमेरिका की जो बेसिक कंसर्न इंडिया के अंदर है वो, बिकॉज अमेरिका एक्सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट, तो उनकी कंसर्न जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है, तो वो मेरे ख्याल से दूर करने वाली बात। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप अभी देखो तो उसके अंदर आप देख लीजिए, जैसे दवाइयों की बात, तो अमेरिका कहता है कि भाई आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंफ्रिंजमेंट ना करें, लेकिन अगर उनकी अगर आप दवाई देखते हो तो जो अभी आपने बेयर वाला जो केस देखा जो हुआ, जिसमें सरकार को कंपलसरी लाइसेंस इशू करना पड़ा, जो दवा $5,500 की है वो हिंदुस्तान के अंदर $170 की बनाई गई, और उसके अंदर नेटको को सरकार ने कंपलसरी लाइसेंस इशू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्यों कर दिया। दूसरा जो आपने नवरटिस वाला केस देखा, उसके अंदर आपने देखा कि वो $70,000 की जो दवा की कॉस्ट है वो इंडिया के अंदर 2,500 की, वो कहते हैं कि हमने, हमारा पेटेंट प्रोटेक्शन इंडिया में नहीं है। तो अगर आप देखो कि ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो जिसको हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहते हैं कि आप उसके डोज बढ़ा दो कि भाई 2 बार की जगह 1 बार लो तो हमारा नया पेटेंट हो गया, वो कहते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया कि हमारा, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। तो वो चीजें अमेरिका इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट इट। दूसरा, अमेरिका इज कंसर्न्ड अबाउट इट काउंटरफिटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का देखा, सॉफ्टवेयर का देखा, वो कहते हैं कि पायरेसी होती है। वैसे देखो तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 85% ऑफ द प्रोडक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आर यूज काउंटरफिट। हिंदुस्तान के अंदर वो कहते हैं कि यहाँ पे काउंटरफिटिंग होती है। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच आई थिंक वी नीड टू टेक अप विद अमेरिका एंड टेल देम दैट। अब दवा का तो मैंने आपको बता दिया कि 97% की गिरावट केवल एक फैसले से हो गई, एक दवा के अंदर। प्राइसेस का डिफरेंस दवा का हिंदुस्तान में और अमेरिका में 200 टाइम्स तक का है।